सो हे गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो केमिस्ट्री की मैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन करवा रहा था। यकीन मानिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए बनाई है। जितने भी आज तक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए होंगे, साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, बेसिकली फिजिक्स, बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए उन सबको रिसर्च करके किस किस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो मैंने इस बुक में आप लोगों के लिए डाले हैं। कि लेक्चर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कितनी बेस्ट तरीके से। यूट्यूब पर शायद पूरे इंटरनेट पे आपको शायद ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो कि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं। 3 साल से लगभग मैं मेहनत कर रहा हूँ इस बुक को बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो यकीन मानिए 95 से 98% कंटेंट आपको इस बुक में से डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। और जो 2% उसकी गारंटी में नहीं लेता, क्योंकि +1 +2 की कई बार चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो कि करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसका जो सिलेबस है वो समुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे। देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। डेफिनेटली जब भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछें। सिंथेटिक मटेरियल्स, नाम से पता चल रहा है सिंथेटिक मतलब आपके क्या है, ये मैन मेड है, सिंथेटिक है, द मटेरियल क्रिएटेड बाय मैन बट यूजिंग दी नेचुरल मटेरियल्स। क्योंकि जितनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचर से कर रहे हैं, बट नेचर के मटेरियल को यूज़ करके आगे खुद जब हम कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, मटेरियल क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक मटेरियल। तो जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, तो सीमेंट बेसिकली इट इज़ डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैसन जोसेफ एस्पेडिन इन 1824। ही कॉल्ड इट पोर्टलैंड सीमेंट बिकॉज ही थॉट दैट इट रिसेंबल द लाइमस्टोन फाउंड इन पोर्टलैंड। पोर्टलैंड में आपका क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, उसके साथ ये कहीं ना कहीं रिजेंबल मेल खाता है, तो इस वजह से उसने इसका नाम पहले पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट। रॉ materials are limestone provides lime, clay provides alumina and silica, and gypsum that reduce the setting time of cement। क्योंकि सीमेंट को जब आप यूज़ करते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, ठीक है, तो जो मैसन है, राजमिस्त्री हैं, जब यूज़ करते हैं चिनाई वाले मिस्त्री, तो पानी में डाल करके एकदम से वो जम ना जाए, क्योंकि बड़ी फास्ट वो जो है वो सेटल डाउन हो जाता है ये पानी में मिलने के बाद, तो उसका टाइम जो है वो थोड़ा सा ये बढ़ा देता है। इट रिड्यूसेस द सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सो याद रखना है, जिप्सम का फंक्शन है ये। When water is mixed with cement and left as such for some time, it becomes a hard mass, and this is known as setting of the cement. It is an exothermic process। जब भी आपने देखा होगा कि सीमेंट जो होता है ना, उसमें आप पानी डालो तो थोड़ा सा हीट निकलेगी, मतलब थोड़ा सा गर्म आपको फील होगा, तो वो यही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ इसको मिक्स करते हैं। देयरफॉर सीमेंट स्ट्रक्चर हैव टू बी कूल्ड अप टू 7 days बाय स्प्रिंकलिंग वाटर। तो जो सीमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं पानी के द्वारा स्प्रिंकल करके उस 7 दिन तक ठंडा किया जाता है। मोर्टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर, सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स एंड बाइंडिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ठीक है, जो आपकी ईंटें और जो पत्थर हैं उनको बाइंड करने में और वॉल्स को प्लास्टर करने में यूज़ किया जाता है मोर्टार का। किसका मिक्सचर होता है, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, इसको मोर्टार बोलते हैं। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन एंड वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर्स। उसके बाद देखिए, द स्ट्रक्चर हैविंग आयरन नोट्स एम्बेडेड इन दी वेट कंक्रीट, सो इट इज़ नोन एज रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। उसके बाद देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट की अप्रोक्सीमेट जो कंपोजिशन है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है 60 से 70%, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलिका SiO2 20 to 25% होता है आपका। एलुमिना Al2O3 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO 2 से 5%, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 to 2%, जिप्सम, इसका फॉर्मूला याद रखना, CSO4 ट्वाइस वाटर ट्वाइस H2O, सो 2 से 5%, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 0 से 1%। आगे देखिएगा, ग्लास Na2O CaO 6 SiO2, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये। इट इज़ अ सुपर कोल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स जो होती हैं उनकी जब बहुत ही ज़्यादा सुपर कूलिंग की जाती है, सुपर कूलिंग लिक्विड स्टेट ऑफ सिलिकेट्स, तो वो ग्लास होती हैं। रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास आर दी सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सैंड। फाइनली, मतलब बारीक पाउडर्ड मिक्सचर नोन एज बैच इज मिक्सड विद क्यूलेट ब्रोकन ग्लास पीसेस एंड देन फ्यूज्ड इन ए टैंक फर्नेस एट 1673 Kelvin. After few hours, molten glass is obtained. Molten glass is cooled slowly and uniformly. This process of slow and uniform cooling is known as annealing. ये annealing का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है आपसे कि जो आपका मोल्टन ग्लास है उसको कूल किया जाता है स्लोली एंड यूनिफॉर्मली, और यही जो स्लो एंड यूनिफॉर्म कूलिंग उसको एनीलिंग बोलते हैं। डिफरेंट एडिशन में प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्ड ग्लासेस।
Glass is a supercooled liquid. It is called supercooled liquid because glass is an amorphous solid. Amorphous solid have the tendency to flow but slowly. सो ग्लास क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. ये सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए है बिकॉज ग्लास जो होता है वो एमोर्फस सॉलिड है. एंड एमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, सो बट स्लो. ठीक है, सो ये क्या है, आपके सुपर कूल्ड लिक्विड हैं. उसके बाद देखिए आपके कलर ऑफ द ग्लास एंड सब्सटेंसेस यूज्ड. सो क्यूप्रस ऑक्साइड रेड, उसके बाद क्यूप्रिक ऑक्साइड पीकॉक ब्लू, पोटाशियम डाइक्रोमेट ग्रीन और ग्रीनिश येलो, फेरस ऑक्साइड आपका ग्रीन, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन, मैंगनीज डाइऑक्साइड लाइट पिंक इन एक्सेस ब्लैक, कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू, गोल्ड क्लोराइड रबाई, कैडमियम येलो, कार्बन ब्राउनिश ब्लैक, मिलेनियम ऑक्साइड ऑरेंज रेड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड ब्लैक. वैरायटी ऑफ ग्लास एंड यूजेस. सॉफ्ट ग्लास, हार्ड ग्लास, फ्लिंट, पायरेक्स, क्वार्ट्स, क्रुक, फोटो क्रोमेटिक ग्लास, सेफ्टी ग्लास, जेना ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास, ग्लास फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, लीड क्रिस्टल ग्लास एंड एचिंग ऑफ ग्लास. देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए सॉफ्ट ग्लास. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग विंडो ग्लास एंड ट्यूबलाइट apparatus ऑफ केमिस्ट्री लैब्स, मिरर्स एंड कॉमन ग्लासवेयर्स. हार्ड ग्लास. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट. इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर मेकिंग हार्ड ग्लास apparatus. किस चीज़ का मिक्सचर है, पोटाशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट का. फ्लिंट ग्लास. It is mainly a mixture of sodium, potassium and lead silicate. It is used in making bulbs, lens, prism bulb and optical instrument. तो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बल्ब होते हैं या जो आपके लेंस होते हैं, प्रिज्म होता है, उसमें कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है, उसका कौन सा टाइप है, फ्लिंट ग्लास. पायरेक्स ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास. It is used in making pharmaceutical containers, lab apparatus, overwear and luxury utensils of the glass. Quartz glass, silica glass used in the preparation of chemistry apparatus, optical instrument and lamps of UV bulbs. Crooked glass, it is used for making lenses for the spectacles. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके स्पेक्टिकल्स के लिए जो लेंस बनाते हैं उसमें कौन सा ग्लास यूज़ होता है, क्रूक ग्लास, एंड इट एब्जॉर्ब्स UV radiations of the sunlight. Photochromatic glass. On exposure to the bright light, photochromatic glass darkens temporarily, so it is very useful as a sun shield. In these glasses, black color obtained because of the silver bromide. Safety glass. The three layers are joined together by the action of heat and pressure. It doesn't break easily under impact and is used in auto vehicle wind shield. तो ये है आपका सेफ्टी ग्लास. जीना ग्लास. Xena glass is manufactured from zinc and barium borosilicate. It is soft and good quality of glass. It is used chemical containers and equipment for the scientific purpose. Optical glass used in making lens for the microscope, telescope and spectacles. तो optical glass वहाँ पे यूज़ होते हैं. डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन. Glass fibers used as an insulating material in oven and refrigerator. Optical fibers, it is extensively used in the telecommunication, surgical operations, etc. Optical fibers can transmit images round corners. Lead crystal glass. So basically it has a high refractive index and is used for making expensive glassware. इसका refractive index बहुत ज़्यादा होता है और इसको यूज़ किया जाता है आपका expensive glassware बनाने में. Etching of the glass बहुत important है. Glass is attacked by the hydrofluoric acid. ठीक है, so therefore it is used for in the formation in the etching of the glass. आपने सुना होगा एचिंग करवा लो, शीशे की एचिंग करवा लो, तो वही है कि सल्फ्यूरिक एसिड से ये अटैक होता है, उसे रिएक्ट करता है ये. तो ये HF इज़ यूज इन द एचिंग ऑफ ग्लास बिकॉज इट गेट्स अटैच टू दी सिलिका ग्लास, क्योंकि ये सिलिका ग्लास से अटैच हो जाता है और आपकी रिएक्शन करता है. क्या बनाता है आपका H2SiF6 प्लस ट्वाइस वाटर. ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बनता है. उसके बाद आता है केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर. Fertilizer. Urea is the best fertilizer as it leaves only carbon dioxide after ammonia has been assimilated by the plants. Urea सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है क्योंकि ये सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. It leaves only carbon dioxide after ammonia. अमोनिया के बाद वो प्लांट जो है वो उसको एसिमिलेट कर लेती हैं. इसके पास क्या होता है 46.6% नाइट्रोजन होता है एंड डज नॉट ऑल्टर द pH ऑफ द सोयल. मिक्सचर ऑफ CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड एंड C इज़ नोन एज नाइट्रोलिम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो आपका CaCN2 जो कि मिक्सचर है आपका कैल्शियम साइनामाइड का एंड कार्बन का, उसको नाइट्रोलिम बोलते हैं. कमर्शियली कैल्शियम नाइट्रेट इज़ नोन एज
आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको आप नॉर्वेजिन साल्पेटर बोलते हैं आप इसको। और नाइट्रोलिम आपका मिक्सचर है आपका कैल्शियम साइनामाइड का और कार्बन का। द मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजनस फोस्फेटिक एंड पोटाश फर्टिलाइजर इन suitable amount is known as NPK फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। पेस्टिसाइड, सो बेसिकली पेस्टिसाइड वो केमिकल्स हैं जो कि क्रॉप्स पे अप्लाई किए जाते हैं ताकि क्रॉप्स में बीमारियां ना लगे, या फिर कई बार क्या होता है आपका पेस्ट से दूर रखने के लिए कई बार ऐसी दवाइयाँ भी छिड़की जाती हैं ताकि इनकी ग्रोथ हो जाए प्लांट्स वगैरह की, उसमें यील्ड अच्छा हो। सो DDT हो गया आपका, मेलाथिन हो गया, डाइएफ्थियोलोन, सो इसका फॉर्मूला देख लीजिए C31H23BrO2S, डाइएफ्थियोलोन। सो बेसिकली ये इफेक्टिव रोडेंटिसाइड है, रोडेंट्स के अगेंस्ट ये एक्शन करता है जो कि आपका रैट्स को कंट्रोल करने में, माइस एंड अदर स्मॉल पेस्ट स्पीशीज़ को कंट्रोल करने में। डाइएफ्थियोलोन इज़ एन एंटीकोगुलेंट, और ये एंटीकोगुलेंट भी है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है रोडेंटिसाइड्स में। डाइएफ्थियोलिन, डाइफोसिन कैन रिड्यूस द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के थक्का जमाने में क्या करता है उसको रिड्यूस करता है, मतलब ब्लड से एकदम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोटिंग नहीं करेगा। जहाँ से खून निकला तो फिर वो वहाँ पे थक्का नहीं जमेगा, वो खून निकलता रहेगा फ्लो। जैसे प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लोटिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करता है। तो जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो यही है, पेशेंट की जान को खतरा बना रहता है कि कहीं से भी ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, जो नोज से हो, ठीक है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट से ना ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये वही क्लोटिंग ऑफ ब्लड को रिड्यूस कर देता है आपका। इट कैन कॉज ब्लीडिंग ऑफ द नोज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन विद ब्रूसिस, ब्लीडिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक विद ब्लड इन द स्टूल, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी कहीं पे भी ब्लीडिंग आ सकती है, फिर आपकी किडनी में ब्लीडिंग हो सकती है विद ब्लड इन द यूरिन एंड ब्लीडिंग into other organs. Norwegian salpeter is a synonym for the which of the following chemical? मैं साथ में क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ये आपका JEE प्रीवियस पेपर आया था आपका 10, तो ये आपका मतलब 11 दिसंबर 2020 को मॉर्निंग में आया था। तो कैल्शियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल होगा। आगे जो है वो देखिए आपका केमिकल्स इन फूड। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प द मॉडर्न world in various ways. One such important contribution has been the advent of chemicals in our day-to-day food. Actually, there are the three main functions that chemical perform when they added to food. These are the they help preserve the food. Most of the processed food we found in the market have a shelf life varying from few months to even a few years. This is only possible because we add preservatives. We add chemicals to this food as preservatives. Sometimes chemical can be added to food to improve their physical appearance. Certain chemicals will help the producer boost the appeal and make them more attractive to the customers. तो मतलब ऐसे केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। They serve a purely cosmetic purpose, and of course chemical can also add nutrition value to the foods. Chemical in food is known as additive, and there are many additives we use currently that are considered safe for human consumption, but not all of these considered healthy. लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केमिकल्स जो हम ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, जो भी एडवांटेजेस हमको चाहिए तो वो हेल्दी हैं। फूड कलर्स डाले जाते हैं उसकी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्टेबलाइजिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, सप्लीमेंट, ट्रांसपेरेंट। सो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम में डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली वी ऐड शुगर टू स्वीटन एनी फूड और ड्रिंक। शुगर एज वी नो इज सुक्रोज, C12H22O11। सुक्रोज इज अ नेचुरल स्वीटनर वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक शुगर केन। However, sucrose has a high calorific value and is considered unhealthy in high doses. So जब आप ज़्यादा डोज में लेते हो तो अनहेल्दी कंसीडर होता है क्योंकि इसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। Thus we use chemistry to come up with alternative that is artificial sweetener. So एक artificial sweetener है saccharin। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपको ऐसे भी एग्जाम में इमेजेस देके इनके पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। This was the first sweetener that ever invented, saccharin। केमिकल नेम इज़ O-sulfobenzyamide, ठीक है, O-sulfobenzyamide एंड द केमिकल फॉर्मूला इज C7H5, कार्बन 7 मॉलिक्यूल, H5NO3S, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट हैज़ 0 न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड नो कैलोरीज एज वेल। सैक्रिन इज़ 500 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर, और इसकी कैलोरिफिक वैल्यूज ही नहीं है, कैलोरीज इसमें बहुत कम है, न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें 0 है, नो कैलोरीज एट ऑल। एस्पार्टेम, सो एक दूसरा टाइप का आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C14H18N2O5, ऑक्सीजन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें।
It is a methyl ester of phenylalanine dipeptide or aspartic acid. It is roughly 200 times sweeter than the sugar. So we use it in very small quantities, making its calorie count almost zero. One problem with aspartame is that it is not a stable compound, hence it cannot be heated or used for cooking purpose. So it is used in mainly drink and cold foods में यूज़ की जाती है. So इसको ज़्यादा हीट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबल नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है इसमें. उसके बाद देखिए आपका सेक्लोरोज. सो सेक्लोरोज का जो केमिकल फार्मूला है वो है C12H19Cl3O8. सो इट इज़ द मोस्ट recent sugar substitute invented by the US. It is trichloro derivative of sugar, that is sucrose, and sucralose is almost twice as sweet as saccharide and about 320 to 1000 times sweeter than the cane sugar. One property of sucralose is that it doesn't break down in bloodstream and it is non-caloric. Also, since it is a stable compound, so it can be used in cooking, baking, and in product that need a longer shelf life. Allitame. C14H25N3O4S. So 2000 times sweeter than sugar. It is stable at room temperature. आगे देखिए food preservatives. Food will get spoiled after a time due to the growth of microbes and other organisms. This spoilage of food can be controlled and delayed by using the food preservative, and there are some natural preservatives such as salt, sugar, and some oils. However, sometimes chemical food preservative must be used to increase the shelf life of food, especially packaged food that is sometimes consumed weeks and months after it is prepared. In fact, one of the largest uses of chemical in food is that as a food preservative. The most common chemical is sodium benzoate. The molecular formula of sodium benzoate is C7H5NaO2. It's the most important, sodium benzoate. It is a salt of benzoic acid and the resulting product of the reaction between the sodium hydroxide, which is a base, and the benzoic acid. Sodium benzoate is a particularly effective preservative for the acidic food. It inhibits the growth of microbes that causes food spoilage. Other nitrates, for example sodium nitrate and sulfides like sodium sulfide, are also effective food preservatives. Like all chemicals in food, in small quantities they are harmless, but in large quantity they have ill effects on the human beings. Human health. So cleansing act, most important topic. The cleansing agent are the substance we use to get rid of the stains, dust, foul smells and dirt from the surfaces. ठीक है, surfaces से जब आपको डस्ट रिमूव करनी है, कपड़ों से आपको स्टेन रिमूव करना है, तो हम सोप्स का और डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं. दो क्लींजिंग एजेंट है. सोप के बारे में देख लेते हैं क्या है. कॉमन डिटर्जेंट है. द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ क्लींजिंग एजेंट. दे आर जनरली मेड बाय द रिएक्टिंग एन अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इन लिक्विड फॉर्म विच नेचुरली अकरिंग फैट और फैटी एसिड. तो फैटी एसिड और फैट्स जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं उनके साथ रिएक्ट करवाई जाती है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, प्रोड्यूस, और ये जो फैटी एसिड और फैट्स हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं एनिमल एंड प्लांट से. इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन. सो सोप्स आर दी सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो उनकी लंबी लंबी चेन्स होती हैं. और साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम या पोटाशियम. फॉर्मूला सोडियम स्ट्यूरेट का क्या है? C17H35COONA. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं होते. इसका रीज़न ये है क्योंकि हार्ड वाटर में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं. तो जब आप हार्ड वाटर के साथ सोप को यूज़ करोगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस जो होती हैं ऑफ हार्ड वाटर वो क्या करते हैं? सोप के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं. ये फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड. इसको प्रेसिपिटेट बोल देते हैं. तो सोप वेस्ट जाती है. तो काफ़ी सोप आपकी वेस्ट जाती है. तो बेसिकली व्हेन हार्ड वाटर इज यूज्ड, सोप फॉर्म्स insoluble precipitates of carbon and magnesium salt which stick to the clothes being washed. Therefore it interferes with the cleansing ability of the soap and makes the cleansing agent process difficult. आगे देखिए क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप. बहुत ही ज़्यादा ईजी है. बस एक चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. वो क्या है? जो आपका सोप का मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो बेसिकली लंबी चेन होती हैं मोलिक्यूल्स की. उस चेन में क्या होता है? एक आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है जिसको टेल, पूंछ बोलते हैं, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना होता है. हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो होता है कॉम्बिनेशन. और ये जो मोलिक्यूल्स होती हैं हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से क्या होती हैं? हेट करना, मतलब वाटर को रिपेल करता है. दीज मोलिक्यूल रिपेल वाटर एंड अटैच इटसेल्फ टू दी ऑयल एंड ग्रीस. एक पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक जिसको टेल बोलते हैं, जो कि ऑयल और ग्रीस से अटैच होता है, क्योंकि
जो वाटर हाइड्रोफोबिक है तो वाटर से दूर जाएगा और ऑयल के साथ ये अटैच हो जाएगा ग्रीस के साथ। लेकिन जो हेड वाला होता है वो वाटर लविंग होता है, ये आपको अपने आप को वाटर के साथ जोड़ लेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोप का एक हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल हो गया और जो आपका हेड हो गई हाइड्रोफिलिक हो गया, वाटर लविंग हो गया। तो सोप हैव अ सरफेस एक्टिव एजेंट जिनको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। सोप्स में क्या होते हैं, बेसिकली एक एक्टिव सरफेस एजेंट होते हैं जिनको सर्फेक्टेंट्स बोलते हैं। ये सर्फेक्टेंट्स बेसिकली करते क्या है, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम करते हैं। इसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ पे कितना एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना वो टेंशन में है। तो ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक एंड पे अटैच होता है एंड दिस अलाउज द वाटर टू बेटर वेट द सरफेस। ठीक है, सो सरफेस को गीला कर देगा क्योंकि वाटर लविंग होता है हेड वाला जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, और जो दूसरा सर्फेक्टेंट्स होता है वो आपका अटैच हो जाता है ऑयल एंड डर्ट से। ओवरऑल दे अलाउ द वाटर टू बेटर क्लीन दी सरफेस। सो यहाँ पे देखिए सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। सर्फेक्टेंट्स के आपके विच एज टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल आप देख सकते हैं, ये ऑयल है बीच में और बाहर क्या है आपका वाटर है। तो जो ये टेल वाला पार्ट है ये ऑयल के साथ अटैच होता है और जो आपका सोप जो वाटर लविंग पार्ट है, हेड है, वो वाटर के साथ आपको दिख रहा है जो कि बाहर की तरफ अलाइन होता है। तो जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अलाइन होता है। सो यहाँ पे डायग्राम में आप इधर वाला देखिए जो लेफ्ट साइड का, एज वी नो दैट सरफेस ऑफ वाटर एक्सपीरियंस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस एंड नेट फोर्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दे आर अंडर टेंशन एक्सपीरियंस मोर फोर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड। सो टू रिड्यूस दिस फोर्स वी एड सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, विच अटैच दीज सरफेस मॉलिक्यूल टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड hence its hydrophobic part which is on the upward side causes a net force on the water molecule causing the net force on the water molecule to decrease। अब वहाँ पे जब net force आपका decrease होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे जो बिल्कुल आपको दिख रहा है एक मॉलिक्यूल जिसमें जो नीचे है, जिसमें सारी तरफ से सेम आपका जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो लग रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस कर रहा है जो, ठीक है। लेकिन जो सरफेस की तरफ होता है ना, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनवर्ड साइड क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में उसके पास फोर्स नहीं है। लेकिन जब आपका सर्फेक्टेंट्स आ जाता है, इसके पास दो पार्ट है, एक आपका पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। बट ये है वाटर में हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा जो कि हेड पार्ट है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होती हैं वो अटैच हो जाती हैं सर्फेक्टेंट से, कोजिंग नेट फोर्स। अब यहाँ पे देखिए पहले आपका नेट फोर्स ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अभी जो आपका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। जो आपका सर्फेक्टेंट्स है ना, ये ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है वाटर मॉलिक्यूल को। तो अभी की वक्त फोर्स तो डाउनवर्ड रहेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में जब कोई सर्फेक्टेंट नहीं था तो वो आपका उसके कंपैरिजन में अभी जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो कम हो गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट ऊपर की तरफ है और जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स से अटैच हैं, इसकी वजह से उन पर फोर्स कम लग रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर का मिसेल। तो जो आपका मिसेल होता है, एक पार्ट जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ अटैच होता है और दूसरा आपका आउटवर्ड की तरफ होता है जो कि वाटर से अटैच होता है। तो इससे क्या होगा, एक वाटर में इमल्शन होगा और जब आप उसको जो क्लोथ्स को बीट करोगे, अपने हाथों से उसको रगड़ोगे, कपड़े को साफ करोगे, ब्रश वगैरह मारोगे, तो ये जितने भी इमल्शंस हैं ये क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। मिसेल जो फॉर्मेशन हुई है वो निकल जाएगी। सो डर्ट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऑयल के कोई भी कपड़े पे ऑयल लगा है ना, तो जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो ऑयल को अपनी तरफ खींचेंगे और वहाँ पे इमल्शन बन जाएगा। और जब पानी की बौछार आप करोगे, कपड़े को रगड़ोगे, तो जो पानी के साथ जो दूसरा पार्ट है वो अटैच होके वो बाहर निकाल देगा उसको। आगे देखिए सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में डिफरेंस। सोप क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, और सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर दी सोडियम एल्काइल सल्फेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट विद एल्काइल ग्रुप हैविंग मोर देन 10 कार्बन एटम्स। सोप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल फैट्स, और जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम से प्रिपेयर होते हैं। सोप फॉर्म्स इनसोल्यूबल कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, सो हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं करते, वो एक्सेस ऑफ सोप आपकी वेस्ट जाती है।
लेकिन इसमें जो कैल्शियम डिटर्जेंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट है डिटर्जेंट के, वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। सो कोई भी कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट जो है हार्ड वाटर में नहीं बनते, सो डिटर्जेंट को आप हार्ड वाटर में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। सो बायोडिग्रेडेबल है, बट सिंथेटिक डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सोप्स को आप एसिडिक मीडियम में यूज़ नहीं कर सकते, एज दे आर डिकम्पोज इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन एसिडिक मीडियम, और उनको आप डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हो बिकॉज दे आर द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आर नॉट डिकम्पोज इन द एसिडिक मीडियम। आगे देखिए ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनी केमिकली डिजाइन सब्सटेंस विच इज़ यूज टू क्योर, ट्रीट, प्रिवेंट एंड डायग्नोज एनी डिसीज इन ह्यूमन और एनिमल्स इज नोन एज ड्रग। सो क्लासिफाई किया गया है उनको उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंग, केमिकल स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल टारगेट्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो ड्रग्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट दैट द ड्रग हैज़ ऑन आवर बॉडी। सो जैसे एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, तो हम कॉमन अपनी डे टू डे लाइफ में इन सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक्स जो दर्द को रोकती है, दर्द निवारक, विच कॉजेज लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स। नॉन नार्कोटिक्स में आपका हो गया एसिटामिनोफेन और आइब्यूप्रोफेन, और नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स में आपका मॉर्फिन और कोडेनिन हो गया, जो दर्द को रोकती हैं। एनाल्जेसिक एंटासिड्स जो कि एसिडिटी वगैरह को न्यूट्रलाइज करे, एक्सेसिव, रिलीव्स हार्टबर्न, इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक। एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, नाम से पता चल रहा है एंग्जाइटी, चिंता, टेंशन, नर्वसनेस, इन सबको कम करे। सो जैसे जेपम इनके एंड में लगेगा, डाइजेपम, लोराजेपम, एल्प्राजोलम, ठीक है, क्लोनाजेपम, ये सब क्या है, एंग्जाइटी वगैरह को कम करता है, डिप्रेशन वगैरह को कम करने की दवाइयाँ होती हैं। नींद इनसे आती है, बेचैनी दूर होती है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया। पेनिसिलिन बेसिकली यूज़ किया जाता है जो एक एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है विच इज़ 100% क्योरेबल, उसको क्योर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। एक एसटीडी है सिफिलिस, टेट्रासालिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, माइसिन इनके बीच में लगता है, जिथ्रोमाइसिन हो गए, सब एंटीबायोटिक्स हैं। ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक ज़्यादा देते हैं तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, उसके प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया के प्रति। फिर वो बैक्टीरिया को आगे बैक्टीरिया उससे जीत पा लेता है और फिर ख़त्म नहीं होता। एंटीबायोटिक्स अगर आप लेते हो तो बड़े लिमिट में लेना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट, ये वो ड्रग्स हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करता है, मूड डिसऑर्डर्स के लिए एंटी डिप्रेसेंट। सो फ्लुक्सेंटिन, सर्ट्रेलिन और पैरोक्सिटिन, सो ये आपके कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। एंटी हिस्टामाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है। ये एक केमिकल जो कि बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन, एलर्जी वगैरह के लिए। सो जब ये बेसिकली एलर्जी को ट्रीट करता है और कुछ सिम्टम्स को रिलीव करता है। सिट्राजिन इसका एग्जाम्पल हो गया जो बड़ा कॉमन है, एलर्जी वगैरह, जुकाम वगैरह होता है, एलर्जी हो जाती है तो सिट्राजिन यूज़ करते हैं। स्नीजिंग, इचिंग, डाइफेनाहाइड्रामाइन, irodidin and cetirizine. Anti-inflammatory drugs are the drug that use inflammation and swelling को कम करता है। ये एग्जांपल में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन। जैसे गठिया का रोग होता है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ESR आपका बढ़ जाता है, जिसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, किस रेट से आपकी आरबीसी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल जब आप एक्शन करते हो तो कितनी जल्दी वो नीचे बैठती हैं, सेटल डाउन रेट क्या है। सो ESR, तो ये सब चीज़ें आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। दे आर यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक आर्थराइटिस एंड अस्थमा। एंटी साइकोटिक्स, और ये जो आपकी आर्थराइटिस है ये बेसिकली आपको टाइम टू टाइम, मैं तो कहता हूँ कि आपको यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। अगर आपके शरीर में दर्द रहता है, लंबे टाइम तक बना हुआ है, तो यूरिक एसिड चेक कराइए, ठीक है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि एक बार अगर यूरिक एसिड आपकी हड्डियों में जमना शुरू हो गया, आपके जॉइंट्स में जमना शुरू हो गया और वो आर्थराइटिस गठियाँ बन गया, तो फिर आगे उसका कोई इलाज नहीं है और आपके शरीर में सूजन रहेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी उसमें, एलोपैथी में, और उसमें कोई एक तरीके से इलाज नहीं है इसका आयुर्वेदा में, एलोपैथी में, ठीक है, उसमें सिर्फ आपको आगे परहेज ही और ऐसे ही जीना पड़ेगा जीवन। तो ये काफ़ी ठीक है दिक्कत वाली बात है। तो अपना टाइम टू टाइम मेरे हिसाब से चीज़ें आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, आपको इलाज करवा लेना चाहिए। आगे देखिए एंटीसाइकोटिक्स, तो साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए सच एज सीजोफ्रेनिया, एग्जांपल में आपका हेलोपेरिडोल, क्लोरोप्रोमेजिन एंड क्लोजापिनिन। उसके बाद देखिए ब्रोंकोडायलेटर्स, बेसिकली वो ड्रग हैं जो कि लंग्स के एयरवेज के अराउंड जो आपकी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने से आप इजीली ब्रीथ कर पाते हो। ये बेसिकली आपका अस्थमा या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। एल्बिट्रोल, सेलमिट्रोल एंड इप्राट्रोपियम।
ठीक है, ट्रोपियम। उसके बाद देखिए आपका ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंग। ड्रग एक्शन के अकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि हाउ ए ड्रग वर्क्स इन द बॉडी टू प्रोड्यूस ए थेरेपेटिक इफेक्ट। सो इस एक्शन के बेस पर आधार पर ड्रग को क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरी में, द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन एंड इंजाइम्स। लेट्स अज्यूम द इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट ए टू प्रोडक्ट बी। ठीक है, सो ऐसी ड्रग विच इनहिबिट द इंजाइम देयरफॉर नॉट अलाइंग द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी। सो आगे जो नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस हैं विच वाज सपोज टू हैपन यूजिंग द प्रोडक्ट बी से आपकी रिएक्शन को कैरी आउट होनी थी, तो वहीं पर उसको रोक देगा। स्टार्टिंग मटेरियल जो उसके लिए प्रोडक्ट बी बनना था वो उसको रोक देगा। एंड इंटायर बायोकेमिकल प्रोसेसेस विल बी ब्लॉक्ड। एंटागोनिस्ट हो गया, सो बेसिकली बॉडी में रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ओपियम एंड ओपोइड एगोनिस्ट, मोर्फिन हो गया, एल्बिट्रोल हो गया, बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया। एंटागोनिस्ट हो गया आपका, एक होता है एगोनिस्ट और एक होता है एंटागोनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्ट वो हो गया जो आपका एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करता है। एगोनिस्ट वो ड्रग होगी जो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, और एंटागोनिस्ट क्या होगी जो आपके बॉडी में रिसेप्टर्स को एक्टिवेट होने से रोकती है। एग्जाम्पल में आपका नेलोक्सोन एंड ओपोइड एंटागोनिस्ट एंड फ्लूमाजेनिल एक बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट है। इंजाइम इनहिबिटर, इंजाइम इनहिबिटर आर द ड्रग दैट ब्लॉक द एक्शन ऑफ इंजाइम्स इन द बॉडी। एग्जांपल इंक्लूड एसिटिलोक्लोनिन एस्ट्रोकेस इनहिबिटर यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर डिजीज एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम AC इनहिबिटर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। सो इंजाइम इनहिबिटर है जो कि हमारे शरीर में इंजाइम्स के एक्शन को ब्लॉक करता है। वो इंजाइम्स जो बेसिकली आपके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां लेके आ रहा है कुछ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बना करके, तो वहीं पे उसको रोक देता है वो। आयन चैनल ब्लॉकर्स, आयन चैनल ब्लॉकर्स आर द ड्रग दैट ब्लॉक द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल्स इन द बॉडी। आयंस के फ्लो को रोक देता है ये। एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपके हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी जब होती हैं, दौरे पड़ते हैं, तो वहाँ पर आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ किए जाते हैं। अनदर एग्जांपल इज़ प्रोटीज इनहिबिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीज इनहिबिटर। तो प्रोटीज इनहिबिटर बेसिकली एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं दैट एक्ट ऑन द प्रोटीज एंजाइम प्रेजेंट इन द वायरस एंड डीएक्टिवेट। जैसे मैं कहूँ आपका जब HIV हो जाता है किसी इंसान को, तो उसके अंदर जो इंजाइम्स जो उसको वायरस को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीज़, ठीक है, उसको ये रोक देता है। प्रोटीज़ इंजाइम, ठीक है, जो उसके लिए आगे प्रोटीन वगैरह का निर्माण करता है, इंजाइम्स आगे उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। तो वही प्रोटीज़ इंजाइम जो होता है आगे सेल को मल्टीप्लाई होने में हेल्प करता है। तो वहीं पे जो प्रोटीज़ इनहिबिटर होता है वो आपका यूज़ कर दिया जाता है। जितनी भी आपकी ART मेडिसिन्स होती हैं, एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, वो प्रोटीज़ इनहिबिटर ही होती हैं। ठीक है, जैसे आपका HIV, एड्स और हेपेटाइटिस C हो गया। ठीक है, एड्स जो होता है वो HIV का एडवांस्ड वर्जन है। जब आप HIV के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसमें आपको प्रतिदिन एक ART मेडिसिन आपको खानी पड़ती है, जिसका शरीर पर कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है, उससे आपके शरीर में वायरल लोड जो होता है वो कम रहेगा। इतना कम हो जाता है कि ब्लड में भी डिटेक्ट नहीं होता। अनट्रांसमिटेबल इज इक्वल टू अनडिटेक्टेबल। और उसमें अगर मरीज किसी नेगेटिव पर्सन के साथ भी जो है वो अगर संबंध बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए, ठीक है, तो भी उसको आगे इंटीमेट हो तो वो आगे ट्रांसफ़र ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर सल्फापायरिडीन, सल्फाडाइजिन एंड सल्फाग्यूनाइडिन, इन तीनों के स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए, थोड़ा सा दिमाग में रखना बस याद। So drug classification based on this chemical structure refers to the grouping of drug based on their chemical structure and composition. So these classification is particularly useful for understanding the physical and chemical properties of the drug as well as their mechanism of action and potential side effects. So their common structure features have similar pharmacological effects. So basically केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ड्रग को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे अल्कोहल है तो उनके लास्ट में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच होता है कार्बन एटम के साथ। इथेनॉल हो गया, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल दैट इज यूज्ड मेडिसिनली एज अ सोलवेंट एंड एंटीसेप्टिक। सो सोलवेंट और एंटीसेप्टिक में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अमाइंस हो गया, सो अमाइंस में एक आपका नाइट्रोजन एटम होता है, कंपाउंड होते हैं जो कि किसी न किसी कार्बन एटम के साथ बॉन्ड रहेगा। मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटी डिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामाइंस एंड मसल्स रिलैक्सेंट्स आर दी एमाइंस। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, सो बेसिकली ये वो ग्रुप्स हैं जिसमें आपका COOH ग्रुप अटैच होता है कार्बन एटम के साथ। एस्पिरिन एक पॉपुलर पेन रिलीवर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होती हैं, आर द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट विद ए कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाओगे तो एस्टर बनता है, याद रखना। मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग एस्पिरिन आर फिनोल हो गया,
ऐसी ड्रग्स जैसे एस्पिरिन को भी इंक्लूड करके फिनोल्स हो गए। फिनोल आर द कंपाउंड दैट कंटेन्स इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन एरोमेटिक रिंग। ये मैं आगे बताऊंगा एरोमेटिक रिंग क्या होती है। मैनी ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एनल एनेस्थेटिक्स, ये सब फिनोल्स हैं। फिनोल जिसमें आपका एरोमेटिक रिंग के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर टारगेट्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्रो मोलिक्यूल द ड्रग इंटरेक्ट विद। मतलब ये बेस्ड होता है कि ड्रग के साथ जो आपका मैक्रो मोलिक्यूल है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो ड्रग टारगेट होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लाइपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कोई अदर दूसरा बायोमोलिक्यूल हो सकता है। द ड्रग विथ सिमिलर स्ट्रक्चर हैव सिमिलर रिएक्शंस विथ सच बायोमोलिक्यूल। मतलब ऐसी ड्रग जिनका स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिखेगा तो उनका उस बायोमोलिक्यूल के साथ सिमिलर रिएक्शंस होगा। दिस इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट। जैसे कुछ कॉमनली ड्रग टारगेट हैं लाइपिड, सेल मेम्ब्रेन लाइपिड टारगेट, प्रोटीन्स, रिसेप्टर, एंजाइम्स, कैरियर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड में आपका DNA, RNA आ गया। तो ये मतलब ड्रग जो है वो बेस्ड ऑन द मैक्रोमोलिक्यूल द ड्रग इंटरेक्ट विद। ड्रग जो है वो उस ड्रग जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी उस मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। न्यूक्लिक एसिड आपका ये टारगेट्स जहाँ पे आपको टारगेट करने हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड में RNA और DNA हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स आपका सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स, एंटीजेंस एंड रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, ये सब आपके क्या हैं कॉमनली सीन ड्रग टारगेट्स हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।